तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मंत्री जी को तौलने की भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव एक हादसे में बाल बाल बच गए। एक तराजू के टूटने से वो नीचे गिर गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल शिवसेना के कोटे से मंत्री बने प्रताप राव जाधव पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना पहुंचे थे। इसी दौरान उनके स्वागत में लेटर बुक में तौलने का कार्यक्रम रखा गया था। तौलने के बाद लेटर बुक गरीब बच्चों में बांटनी थी। ऐसे में एक तरफ किताबें रख दी गयी, लेकिन जब दूसरी ओर मंत्री जी बैठने की कोशिश कर रहे थे तभी पलड़े का एक हिस्सा टूट गया और मंत्री जी धड़ाम से गिर गए। हालांकि फिर से ठीक किया गया और प्रताप राव जाधव को किताबों के साथ तौला गया। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए एसडीआरएफ, पुलिस और दूसरी एजेंसियां काफी मददगार साबित हो रही हैं। दरअसल ग्लेशियर की गलियों में जांबाज जवान इन श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं ताकि वो आराम से तीर्थ यात्रा पूरी कर सके। इतना ही नहीं, कुछ जवान वहां बर्फ को हटाने के काम में भी जुटे हैं। अब तक हेमकुंड साहिब में 66,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। यूपी के नोएडा में कुछ लोगों को सड़क पर हंगामा कर बर्थडे मनाना महंगा पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी पर खड़े होकर बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर जमकर हुड़दंगबाजी की। इसमें एक गाड़ी भारत सरकार लिखी हुई थी जिससे हूटर बजाया गया। इन लोगों ने बोनट पर केक रखकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इतना ही नहीं, आरोपियों पर गाड़ी की छत पर खड़े होकर शराब छलकाने और तेज म्यूजिक में डांस करने का भी आरोप लगा। हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सूरा सभी के लिए मिसाल बन गए। दावा है कि वो अब तक सोनीपत और दूसरी जगहों पर लाखों पौधे लगा चुके हैं। ऐसे में इस काम से उन्हें अब ट्री मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाने लगा है। हाल ही में उन्हें डीजीपी ने प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया था। इससे मेरे मन को शांति मिलती है और निश्चित तौर पर जैसे आज तापमान 45 से 50 डिग्री पहुंच गया है और निश्चित तौर पर अगर यही तापमान 55 से 60 डिग्री पहुंच जाएगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। और निश्चित तौर पर इसको बचाने का एक ही माध्यम है, हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाए। इटली में G7 समिट के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो बाकी नेताओं से अलग भटकते नजर आए। इस वीडियो में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दूसरे नेता दिखाई दिए। ये सभी नेता वहां एक दर्शन के दौरान पैराग्लाइडिंग देख रहे थे। ऐसे में जब पैराग्लाइडर लैंड किया तो इटली की पीएम समेत सभी नेताओं से देखते हुए तालियां बजाने लगे, लेकिन जो बाइडेन वहां से हटकर दूसरी ओर किसी को थम्स अप करते दिखे। हालांकि फिर इटली के पीएम ने इस मामले को संभाला और चुपचाप धीरे धीरे खिसकते हुए वो बाइडेन को हाथ पकड़कर वापस दूसरे नेताओं के पास ले आए। अमित शाह ने की हाई लेवल बैठक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों के समर्थकों पर बड़ा एक्शन होगा। कश्मीर की तरह अब जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की संपत्ति जब्त की जाएगी। अमरनाथ यात्रा और पीएम मोदी के संभावित दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में कुछ बड़े फैसले हुए। इसी बैठक में बताया गया कि जम्मू से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जरिए भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहती है। ऐसे में अब अमरनाथ यात्रा को लेकर वहाँ 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। फिलहाल ऐसे लोगों की लिस्ट भी बनाई जा रही है जो आतंकवादियों के समर्थक हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवार तक के लोगों को सरकारी नौकरी न दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इसी सम्मेलन के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान शांति पर जोर दिया। साथ ही जेलेंस्की को बातचीत और कूटनीति के जरिए रास्ता निकालने को कहा। एक बार फिर से रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे, जहां उन्होंने नौसेना के पूर्वी बेड़े की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान वो INS जल अश्व में भी गए। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने नौसेना के जाबाजों से भी मुलाकात की। पिछले कुछ समय में देश ने दुनिया को अपनी नई और एक गहरी छाप भी छोड़ी है, जिसके पीछे आपका दमखम है।
केदारनाथ मंदिर परिसर में रील बनाने के आरोप में अब तक 270 लोगों के चालान काटे गए, जिनसे जुर्माने के तौर पर 75,000 रूपए से ज्यादा की रकम वसूली गई। वहीं नशा करने के आरोप में 120 लोगों का चालान किया गया। इसके अलावा अभी तक 5 लाख से ज्यादा की शराब बरामद की गई है और इस मामले में 38 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर ग्रामीण के डीएसपी संतोष पटेल ने एक शानदार मिसाल कायम की। दरअसल उन्होंने अपने 1 साल की बेटी का जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाया। सभी ने साथ मिलकर केक काटा, फिर खाना खाया और डांस भी किया। दावा है कि जयपुर के शाहपुरा में पुलिस बकरियां ढूंढने में जुटी है। कहा जा रहा है कि एक बीजेपी नेता के निर्देश पर पुलिस इस काम में लगी है। उनके एक समर्थक जब बकरियों के चोरी होने की शिकायत लेकर नेताजी के पास पहुंचे तो उन्होंने पुलिस से इस बारे में कार्रवाई की मांग उठाई। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। उपेन्द्र यादव बीजेपी के टिकट पर शाहपुरा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। यूपी के लखनऊ में कुछ महिलाओं पर एक अधिकारी के घर में चोरी करने का आरोप लगा। इससे जुड़ा सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें ये महिलाएं घर में घुसकर चोरी करती नजर आई। बताया गया कि ये घर स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर संदीप गुलाटी का है और घटना के दिन वो घर में मौजूद नहीं थे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आरएसएस और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भगवान राम के न्याय की बात करके बीजेपी और विपक्ष दोनों पर एक साथ निशाना साधा है। वहीं 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बिना किसी का नाम लिए संदेश देने की कोशिश की थी। हालांकि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान को उनका निजी बयान बताया है, लेकिन संघ प्रमुख भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान के बाद विपक्ष को मौका मिल गया और वो बीजेपी पर हमलावर है। 2024 में भी राम राज्य का विधान देके लोकतंत्र के परम में कहता है, जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। सियासत में संकेतों की बड़ी अहमियत होती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भगवान राम के न्याय की बातें करके संघ की ओर से जो संकेत दिया जा रहा है, उसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद एक दूसरे बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिन लोगों ने अहंकार में रहकर अत्याचार किया, भगवान राम ने उनसे कहा कि वे 5 साल तक आराम करें। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है, जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इंद्रेश कुमार का इशारा बीजेपी की तरफ है, जिसे आम चुनाव में बहुमत नहीं मिला। भगवान राम की नगरी में पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा और यूपी में जोर का झटका भी लगा। 4 दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अहंकार को लेकर नसीहतें दी थी। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और संघ के बीच तनातनी की खबरें आ रही थी। वहीं चुनाव के दौरान 19 मई को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज बीजेपी सक्षम है। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। चुनाव नतीजों के बाद इन खबरों की पुष्टि भी होने लगी। संघ की ओर से बयान भी आने लगे और इशारों में अहंकार को लेकर नसीहतें दी जाने लगी। विपक्ष को जिस मौके का इंतजार था वो उन्हें बैठे बिठाए मिल भी गया और विपक्ष इसे हथियार बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि जब बोलने का वक्त था तब तो संघ ने चुप्पी साध रखी थी। राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी,
थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। इंद्रेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 के नेता है। नंबर 1 पहले ही कह चुके हैं कि कुछ सुनता नहीं उनकी। उन्होंने मणिपुर के मामले में, कई मामलों में कहा लोग आजकल अपनी अहंकार में डूबे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या, उनके 2 शीर्ष नेता अहंकारी हो गए। 10 साल से फिर आप नियंत्रित क्यों नहीं कर रहे? चुनाव के पहले आप बोलते नहीं, जब चुनाव हो जाता है तो आप लकीर पीटते। हालांकि इंद्रेश कुमार के बयान को संघ ने उनका निजी बयान बताया है और आरएसएस की समन्वय बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नेता भी हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में है। बताया जा रहा है कि शनिवार को सीएम योगी के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और यूपी के नतीजों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। ये पहला मौका होगा जब नतीजों के बाद संघ प्रमुख की मुलाकात बीजेपी के किसी बड़े नेता से होगी। लेकिन सवाल है कि संघ और बीजेपी के बीच चल रही ये तनातनी कैसे दूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 182 अंक चढ़कर 76,993 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 67 अंकों पर चढ़ा। ये 23,466 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 70 रुपए फिसला। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 72,080 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 250 रुपए की गिरावट आई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 90,700 रुपए पर पहुंची। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब पराग ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। पराग टोंड और पराग गोल्ड मिल्क के 1 लीटर वाले पैक में 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अब पराग टोंड मिल्क की 1 लीटर पैक की कीमत 54 रुपए से बढ़कर 56 रुपए हो गई है, जबकि पराग गोल्ड की कीमत 66 रुपए से बढ़कर 68 रुपए हो गई है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को झटका लगा। थोक महंगाई दर में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई। मई में ये बढ़कर 2.61% रही। इससे पहले अप्रैल में ये 1.26% थी। कारोबारी आनंद महिंद्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक भारी कार को ड्राइव करते दिख रहे हैं। इस कार का नाम बुज्जी है और इसका वजन करीब 6000 किलोग्राम है। ये कार प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल की 2898 AD में नजर आएगी। इस कस्टमाइज कार को महिंद्रा के इंजीनियरों ने खास तौर पर इस फिल्म के लिए डिजाइन किया है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात महिला सुरक्षा कवच की। ये ऐसा कवच है जो कि महिलाओं को अकेले बाहर जाते समय भी अकेले होने का एहसास नहीं होने देगा। यानी कि ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, जो कि मुश्किल वक्त में उन्हें महफूज रखेगा और हथियार की तरह काम करेगा। इसे 3 महिला इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है। ये कोई मामूली जैकेट नहीं है। डिजाइनर होने के साथ साथ ये सेफ्टी फीचर से भी लैस है। यूं समझिए कि अकेली महिला के लिए ये एक बॉडीगार्ड की तरह है, जिसे पहनने के बाद उन्हें कोई गलत इरादे से छू नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो उसे करंट का झटका लगेगा। इस खास जैकेट को 3 महिला इंजीनियर रिया, अदिति और श्वेता नामदेव ने मिलकर तैयार किया है, जो अपना स्टार्टअप कंपनी खोलने की तैयारी में है और जिज्ञासा नाम से इसे मध्य प्रदेश के जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर भी करा चुकी हैं। इसमें एक पैनिक बटन रहता है, जब भी हम उसको क्लिक करते हैं तो पूरी जैकेट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस हमने एक ऐप बनाया है जिसमें हम नंबर रजिस्टर करेंगे, तो जब भी सर कोई अटैकर हमको टच करेगा उसको करंट लगेगा। साथ ही साथ जो अलर्ट मैसेज है वो रजिस्टर नंबर पे चला जाएगा, प्लस कंट्रोल रूम में चला जाएगा। इस जैकेट के ऊपर जो आपको डिजाइन नजर आ रहा है, असल में वहाँ वायर लगाए गए हैं जो एक कंट्रोल पैनल से कनेक्ट है। यहाँ एक पैनिक बटन भी लगा है।
इस जैकेट को पहनने के बाद अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये एक्टिव मोड में आ जाता है, वरना आप इसे आम जैकेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन जल्दी ही इसे बाजार में भी उतारने की तैयारी है। अभी हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, प्रोटोटाइप स्टेज है, तो अभी हम इसके जो आएगी सर 2699 आएगी, अप्रॉक्स 2700। और सर अभी जो हमारा मेन टारगेट है वो हम कंपनीज को कर रहे हैं जहाँ पे वुमेन्स काम करती है। जैसे कंपनी सर कैप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वैसे वो इस जैकेट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे हर वुमेन्स को। अभी हम इंक्यूबेशन सेंटर में सर इसका और रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, इस पे और काम करेंगे और आगे हम सर कंपनीज के साथ टाइप करने का सोच रहे हैं। अभी क्या है, हमारा स्टार्टिंग स्टेज है, प्रोटोटाइप स्टेज है, तो जस्ट अभी हमने जो हमारा आइडिया है वो हमने इम्प्लीमेंट करा है इस जैकेट में। अब डे बाय डे सर हम इसमें अपडेट्स लाते रहेंगे और अलग अलग चीज़ों पर ट्राई करेंगे। असल में ये जैकेट खासतौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार की गई है जो ज्यादातर अकेले सफर करती हैं। ऑफिस से काम करके देर रात को घर लौटती हैं या फिर अकेले ट्रैवल करती हैं। इन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है। ऐसे में ये जैकेट मुश्किल वक्त में उनकी मदद करेगा। इसका कंट्रोल बटन जेब में होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। धीरज शाह, जबलपुर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेल की। देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। ऐसे में ट्रेन और स्टेशन को साफ सुथरा रखना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में रेल यात्रियों से भी उम्मीद की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने से बचें। लेकिन कई यात्री ऐसे भी होते हैं जो रेलवे के नियमों की परवाह न करते हुए खाने पीने के बाद गंदगी फैलाते हैं। अगर आप भी ट्रेन में ऐसा करते हैं तो समझ जाइए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने आगरा मंडल समेत कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को साफ सुथरा रखने का अभियान चला रखा है। अभियान के तहत यात्रियों को चेतावनी दी जा रही है कि वे कहीं भी गंदगी ना फैलाएं और कूड़े को डस्टबिन में ही फेंकें। यही नहीं, जांच टीम बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी जुर्माने और सजा की भी चेतावनी दे रही है। जांच के दौरान ट्रेन में चाय का कप या फिर बिस्किट का खाली पैकेट फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। चाय, चिप्स और बिस्किट जैसे खाने पीने की चीजों के खाली पैकेट सीट के नीचे फेंकने पर उस वस्तु की कीमत का 10 गुना जुर्माना लगाया जा रहा है। आगरा में एक व्यक्ति पर 10 रुपए के चिप्स और बिस्किट का पैकेट फेंकने पर एक व्यक्ति पर 10 गुना यानी कि लगभग 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक दिन के अभियान के दौरान कुल 304 यात्रियों को गंदगी करते पाया गया और उनसे 1,23,075 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए। इसके साथ ही आगरा में बिना टिकट यात्रा कर रहे 243 लोग पकड़े गए, जिनसे जांच टीम ने 1,02,945 रुपए वसूले। अब जाहिर सी बात है, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखने वाले कई लोग सार्वजनिक जगहों पर नियम कायदों की परवाह नहीं करते और गंदगी फैलाते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि जिस तरह से वे अपने घर, मॉल और एयरपोर्ट पर साफ सफाई को लेकर सजग रहते हैं, ऐसे ही उन्हें ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हम इसको एकदम अच्छा देखते हैं, क्योंकि देखिए हम भी रेल में सफर करते हैं। सफाई सबके लिए जरूरी है। जितना साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा भारत, उतना ही अच्छा है। हम तो यही बोलते हैं कि जितनी सफाई से चल रहा है, जितनी सफाई से, और जो रेलवे का फैसला है उससे हम खुश हैं। सफाई के लिए सफाई पहले है और सब काम हम आते जाते रहते हैं रेल में। बच्चों की छुट्टियों में भी आना जाना रेल से ही करते हैं, तो हम तो इस चीज को बहुत बढ़िया समझते हैं। हम सहमत हैं और अच्छा काम कर रहा है रेलवे। वहाँ पे डस्टबिन भी होने चाहिए ताकि कोई भी वहाँ पे कूड़ा करकट फेंके तो उसमें इकट्ठा हो जाए। रेलवे से हम सहमत हैं, अच्छा काम कर रही है रेलवे और आगे बढ़े रेलवे ऐसे ही। हम भी अपना पूरा सहयोग करेंगे। ये काम अच्छा है कि लोग कचरा फैला रहे हैं, उन पे जुर्माना लगना ही चाहिए। अच्छी बात है, तभी पता चलेगा इन लोगों को कैसे कचरा रहता है रेल पे, स्टेशन पे। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है कि जुर्माना लगाया जाए, 10 गुना बढ़ाया जाएगा। अभी हम सीकर से आए हैं दिल्ली, तो अभी हम ट्रेन में बैठ के आए थे तो इतना कचरा हो रहा था उधर कि गंदगी इधर गंदगी उधर गंदगी हो रही थी। और अभी उतरे ना दिल्ली स्टेशन, तो उधर भी मतलब गंदगी हो रही थी। अच्छा है कि जुर्माना लगाया जाए। इससे एक तो लोग गंदगी करना कम बंद करेंगे, ट्रेन थोड़ी साफ रहेगी। इससे पहले लोगों को अकल आएगी, डरेंगे करते हुए। वैसे भी इतनी रेलवे की हालत खराब है, उसमें बैठने का ट्रायल करने का मन नहीं करता। इसी वजह से भाई अगर मुझे कहीं ट्रिप पे जाना हो तो मैं रेल पे अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि गंदगी इतनी है, रहा ही नहीं जाता। बदबू मारती है, लोग सीट के नीचे गंदगी है, कहीं गंदगी है, मतलब बैठने लायक हालत ही नहीं है।
मैं तो बहुत अच्छा बताऊंगा इसे। स्टेप तो बड़ी है क्योंकि एक तो गंदगी बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से साफ सफाई नहीं होती, और इसलिए मैं पर्सनली भी मैं अपने पर्सनल व्हीकल ले ज्यादा पसंद करता हूँ वो ट्रेन की बजाय। मेरे हिसाब से सही करा गया है, क्योंकि इससे लोग कचरा शायद से हो सके तो जहाँ तक है कि कम कर सकेंगे, क्योंकि मतलब जितना चालान बढ़ेगा तो उसके हिसाब से डर रहेगा कि ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, तो ये सही है एक तरीके का। देखिए जैसे ये चालान बढ़ा है तो मेरे हिसाब से भी यही है कि सही करा है, क्योंकि अब देखिए रेलवे में कौन हर कोई ट्रैवल करता है, और ट्रैवल ऐसा है कि 15-17 घंटे का ट्रैवल है, और उसके अंदर कुछ लोगों का ऐसा हाल हो जाता है कि वो वॉशरूम तक यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो और उसके बाद जो बाकी का कूड़ा कचरा है वो रेलवे स्टेशन पे ही इतना कूड़ा कचरा है, तो कैसे काम चलेगा। तो मेरे ख्याल से चालान बढ़ेगा तो क्या पता पैसा जब जेब से जाता है तभी लोगों की अकल आती है, तो मेरे ख्याल से ये सही किया गया है। एलन मस्क का बढ़ गया सैलरी पैकेज। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। UIDI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार को लेकर एक अहम फैसला लिया। दरअसल उसने मुफ्त में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। इस तरह अब आधार को 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट किया जा सकेगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।